अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ जमात-ए-इस्लामी हिंद के चैनल पर। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज का डिस्कशन काफ़ी ख़ास है क्योंकि हमारे दरमियान मौजूद हैं दो निहायत ही काबिल और मोहतरम शख्सियत, जनाब आदित्य मेनन साहब, जनाब मसीह ज़मा अंसारी साहब। जनाब आदित्य मेनन साहब is the political editor at The Quint, it's a leading digital platform known for its fearless and incisive journalism. He has been political journalist for over 15 years. He has worked with prominent organizations such as Rajasthan Patrika and India Today. At The Quint, he leads the team of reporters focused on political investigation. Thank you so much, sir, for joining us today. Thank you so much. Then we have Masih Hazaman Sari Sahab. He is the chief editor of India Tomorrow, prominent platform dedicated to delivering unbiased and in-depth reporting at critical social and political issues in India. Mr. Ansari is widely respected for his commitment to ethical journalism, his ability to highlight stories that are often overlooked by mainstream media. Thank you so much, sir, for joining us today. आज का हमारा डिस्कशन रहेगा fake news, its impact on our society, and how can we encounter it. Since fake news is becoming one of the most pressing challenges in India today, trusting and encountering our trust in media, political discourse, and political instability. Sir, with your experience and your knowledge, let's start with a very simple question. How do you personally define fake news? फेक न्यूज़ बहुत सिंपल डेफिनेशन उसकी ये है कि कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन या कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जिसको न्यूज़ की तरह पेश किया जाए। तो आम झूठ से फेक न्यूज़ इसलिए अलग है कि अगर आप सिर्फ झूठ बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ इसलिए स्कूल नहीं गया, वो फेक न्यूज़ नहीं कहलाएगी। पर अगर वही झूठ अगर न्यूज़ की सूरत में पेश किया जाए तो वो फेक न्यूज़ कहलाता है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ फेक न्यूज़। Also, sir, why do you think it has become one of the pervasive issue in India today? क्योंकि जब भी हम देखते हैं मीडिया में जो खबर आ रही हैं और 8 से 10 घंटे स्क्रॉल कर रहे हैं, उन खबरों के बीच ज़्यादातर जो सर्वे बताता है कि फेक न्यूज़ है। अभी एक सर्वे पिछले महीने आया मिशिगन यूनिवर्सिटी का, उसमें बताया गया कि जो भी खबर आ रही है 77% न्यूज़ जो है फेक न्यूज़ है, जिसमें ट्विटर का बहुत बड़ा रोल है। आगे हम उस पर और विस्तार से बात करेंगे। सर, जैसा कि आपने कहा ट्विटर, और जैसे अभी हम एक इवोल्यूशन देख रहे हैं आज की दुनिया में, एक बड़ा डिजिटल चेंज आ रहा है। मोस्टली जितने चीज़ें हैं वो ऑनलाइन सर्वे हो रही हैं। तो आपको लगता है डिजिटल एज और ये चेंजिंग वर्ल्ड में फेक न्यूज़ किस तरह काम करेगा और क्या और नए तरीके से हम इसे देख पाएंगे? देखिए, डिजिटल एज में जो तब्दीली आई है, ऐसा नहीं है कि पहले फेक न्यूज़ नहीं होता था। पहले अखबारों में, टीवी चैनलों में फेक न्यूज़ फैलाए जाते थे, गली मोहल्ले नुक्कड़ में अफवाहें फैलाई जाती थी, तो वो सब भी फेक न्यूज़ के दायरे में आता था। डिजिटल एज आने के बाद ये हो गया कि फेक न्यूज़ एक की जो स्प्रेड है, एक तो वो इसका यानी किस हद तक वो स्प्रेड होती है वो बढ़ गया है, और जिस स्पीड में स्प्रेड होती है वो बढ़ गया है। यानी कोई अफवाह को आप अखबार में अगर छप गई गलत अफवाह, लोगों तक पहुंचने में वक्त लगता था। उस दौरान हो सकता है कि उसको हम काउंटर कर सकते हैं, लेकिन अब एक व्हाट्सएप में आप तमाम लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो तमाम लोग और तमाम लोगों को कर सकते हैं। तो फेक न्यूज़ विद इन यानी 5 मिनट्स इट कैन रीच एटलीस्ट मोर देन 1000 पीपल। तो आई थिंक डिजिटल एज में मेन जो चेंज आया है वो ये आया है। जी सर, जैसे डिजिटल एज में फेक न्यूज़ की अप्रोच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम इसे काउंटर कैसे कर सकते हैं? काउंटर करने का कई तरह का इंडिविजुअल लेवल पे काउंटर कर सकते हैं। हम बेसिक ट्रेनिंग दे के लोगों के ज़रिए एक माहौल बना के कर सकते हैं। खुद जर्नलिस्ट इसको आगे बढ़ के उनको ये करना चाहिए कि जो भी खबर आ रही है उनकी ज़िम्मेदारी हो कि वो बताएं कि ये तमाम जो टेक्निक्स है आइडेंटिफाई करने की किसी न्यूज़ को बताएं, डिजिटल फॉर्म में विजुअल स्टोरी अगर कोई है उसको बताएं। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट चेकर्स हैं जो इसको काम को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, हालांकि उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा है। सरकार का बहुत दबाव है उन पर, तो ये बहुत बड़ा एक इशू है। जैसे कि फेक न्यूज़ को हम कह रहे हैं काउंटर करना, सरकार जब किसी चीज़ को काउंटर करना चाहती है या रोकना चाहती है आसानी से कर लेती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको काउंटर करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। 10 साल हो गया, लेकिन सर्वे लगातार बता रहे हैं चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसको पूरे समाज का मसला है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का मसला नहीं है, बल्कि एक 2019 की एक रिपोर्ट बताती है एपिडेमिक की तरह ये फेक न्यूज़ जो है बढ़ रहा है। तो महामारी का रूप ले लिया है, और उसी तरीके से जैसे महामारी को डील करते हैं एपिडेमिक को, उसी तरीके से फेक न्यूज़ को डील करना होगा
इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोसाइटी के लेवल पे भी और सरकारों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। जी सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब अप्रोच ईज़ी बढ़ गई है, बट आज के टाइम में जब एआई इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुका है और हम देख रहे हैं डीप फेक और जिस तरीके से फेक न्यूज़ अप्रोच की जगह वहीं से जनरेट भी होने लगी हैं, तो एआई से हम डिटेक्शन और उसका स्प्रेड क्या दोनों चीज़ें कर सकते हैं? एआई से स्प्रेड तो बढ़ रहा है। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लीडर्स की एआई जनरेटेड इमेजेस बन रही है, लीडर से कहीं ज़्यादा यानी खासतौर पे वॉर की सिचुएशन की एआई जनरेटेड इमेज बन के सर्कुलेट हो रही है। तो अभी भी एआई लिटरेसी ज़्यादा नहीं फैल पाई है। लोग अभी भी एआई इमेज और नॉर्मल इमेज पे फर्क नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया चैनल्स भी जितना ज्यादा एआई इमेजेस यूज कर रहे हैं, उससे भी ना एआई को एक लेजिटिमेसी मिल जा रही है। लोग एआई इमेज के आदी हो जा रहे हैं। उनको ये बात उनके जहन में नहीं जा रही है कि ये एआई जनरेटेड है, असली इमेज नहीं है। तो अभी बहुत ज्यादा जरूरत है एआई एज ए टूल फॉर फेक न्यूज, एआई एज ए टूल फॉर प्रोपेगेंडा, उसमें अवेयरनेस जनरेट करने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बहुत कम अवेयरनेस है आज की तारीख में। सर, आपको क्या लगता है कि फेक न्यूज़ क्रिएट करने के पीछे क्या एजेंडा है? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स तक सीमित है या इसमें कोई कॉर्पोरेट लोग शामिल हैं या कोई और दूसरा फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है? मुझे लगता है सभी चीज़ें कहीं न कहीं इसमें शामिल हैं। क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं और अक्सर हम देखते हैं कि फ़ेक न्यूज़ जब चीज़ें वायरल होती हैं, जो फैक्ट चेकर्स उनको बता देते हैं कि ये फ़ेक न्यूज़ है, उसके बाद बहुत तेज़ी से वायरल होती है। यानी कि एक ग्रुप है, एक समूह है, जो बैठा हुआ है इंतज़ार में कब फ़ेक न्यूज़ आए और उसको हम आगे बढ़ाएँ। यानी कुछ लोग असाइन किए गए हैं और एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंट एग्ज़ाम्पल देखें, बांग्लादेश में जो मामला हुआ, उसके बाद खबरें आने लगी कि वहाँ मंदिरों पे हमला हो रहा है। वहाँ के जो बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे जो वो थे अच्छे जानने वाले लोग थे, उन बार-बार ये बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, मंदिरों की हिफाज़त की जा रही है, मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन बार-बार यहाँ जैसे एक फ़ेक न्यूज़ आई, उसको लेके सारे जो है राइट विंग के लोग थे, ग्रुप के लोग वायरल कर रहे हैं। ये मालूम है उनको कि उसको जो है काउंटर किया जा चुका है। यानी कि जहाँ भी हम देखते हैं, फिर ऐसा ही मामला अभी स्टैबिंग की जो घटना हुई लंदन में, यूके में, वहाँ पे एक डांसिंग क्लास में 3 बच्चे निकले, स्टैबिंग की घटना हुई। शुरू में ये बताया गया कि किसी मुसलमान ने मारा है। 5 से 6 घंटे बाद वहाँ की पुलिस ने, प्रशासन ने बताया कि मुसलमान नहीं था, जो था उसको पकड़ के उसको हवालात में बंद कर दिया। उसके बावजूद 15-20 दिन तक चलता रहा। यानी वहाँ के लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, यहाँ कहते हैं कि इसलिए फेक न्यूज़ है कि लोग पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, न्यूज़ आई वायरल कर दिए, लिटरेसी नहीं है। वहाँ तो बहुत लिटरेट लोग हैं। यानी कि हर समाज, और 15 दिन तक चलता रहा। फिर नए जो वहाँ के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आगे आए और आगे कहे कि भई इस पे थमना चाहिए, कार्रवाई करेंगे तब जाकर। यहीं पहले से लोग इंतज़ार में बैठे थे और मस्जिदों पे हमला, तमाम हमला उसी फेक न्यूज़ पे जो स्टैबिंग की घटना थी। बांग्लादेश का मामला यहाँ पे जब हुआ तो गाज़ियाबाद में बांग्लादेश के या बंगाली बोलने वाले कुछ लोग थे। एक राइट विंग के कुछ ग्रुप गया वहाँ पे, उनको वहाँ से हटाया, उन पे हमला किया। यानी इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कब फेक न्यूज़ आएगी और कब हम हमला करेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक मकड़ जाल है और इसको उसी तरह से डील करना होगा। जैसे सर ने कहा कि एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है फॉर देयर ओन पॉलिटिकल गेन्स एंड इंसेंटिव। तो आपकी इस पे स्पेसिफिक कोई टेक? फेक न्यूज के पीछे क्या, फेक न्यूज चलती क्यों है? फेक न्यूज तब चलती है जब एक लोगों में एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायस होता है, वो और जो फेक न्यूज उस बायस को कंफर्म करता है। यानी आप अगर मान लीजिए ऑलरेडी एक समुदाय के खिलाफ, यानी चाहे मुस्लिम समुदाय हो या कोई और समुदाय हो, उनके खिलाफ ऑलरेडी एक सेंटिमेंट मौजूद है एक पॉपुलेशन में, और कोई फेक न्यूज आती है जो उस सेंटिमेंट को रीइंफोर्स करता है, उसी नैरेटिव के तहत वो फेक न्यूज फैलाया जाता है, तो फौरन वो फेक न्यूज चल जाती है। वो लोगों में लगता है हाँ वाकई में मुसलमान ने ऐसा किया होगा, तो वो चल जाती है। तो एक वो वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कई मरतबा कि लोगों को पैसे दिए जाते हैं फेक न्यूज को बाकायदा फैलाने के लिए, तो मॉनेटरी बेनिफिट, कई बार उससे फेक न्यूज चल जाती है। कई मरतबा ये भी होता है कि फेक न्यूज को पेश इस तरह से किया गया है कि वो रियल लगती है, तो लोग इस वजह से भी चला देते हैं। तो ये तमाम है रीजन जिनकी वजह से फेक न्यूज चलती है। एक जो पिछला आप जो पिछले से पिछला आपका सवाल था कि काउंटर कैसे किया जाए, तो उससे रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पर था कि कई बार फेक न्यूज को हम एक के बाद एक, जैसे मोहम्मद जुबैर करते हैं ये चीज फेक है, ये फेक है, वो कई बार करते हैं, लेकिन और फेक न्यूज आता रहता है। इवेंचुअली हमें ना फेक न्यूज के साथ साथ फेक न्यूज के पीछे जो फेक नैरेटिव्स छिपे हुए हैं, कि जैसे एक फेक नैरेटिव है कि
मन इनहेरेंटली क्राइम की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं या उनके वजह से उपद्रव फैलाया जाता है। तो जब तक इन नैरेटिव्स को काउंटर नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से फेक न्यूज़ की जो बीमारी वसीम साहब कह रहे थे, उस बीमारी से हम नहीं निपट पाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि हर इंसान में एक अनबायस्ड बायस होता है जिससे ड्रिवन वो फेक न्यूज़ होती है और वो इफ़ेक्ट करती है। तो कुछ मेजर्स हम ऐसा करें जिससे ग्राउंड लेवल पे हम उन आम इंसानों पे वर्क कर सकें जहाँ से नैरेटिव जनरेट हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मीडिया लिटरेसी की बार बात आती है कि जब भी फेक न्यूज़ और इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने कि हम गाइड करें लोगों को, ट्रेनिंग दें। और अभी फ़िनलैंड का मैं पढ़ रहा था अभी कुछ, फ़िनलैंड ने इस पे काम किया है चूँकि एजुकेशन अच्छी है और अभी से नहीं 2014 से फ़िनलैंड इस पे काम कर रहा है। जब ट्रम्प पहली बार आए थे और उसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया गया था, फेक न्यूज़ का सहारा लेकर के उनके चुनाव को प्रभावित किया गया था। तो फ़िनलैंड ने उस पे काम करना शुरू किया और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के एडल्ट एजुकेशन सेंटर है वहाँ पे, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जो होता है वहाँ जा कर के, और बहुत ही अच्छा, अगर दुनिया में देखें तो एक मॉडल फ़िनलैंड का है जो फेक न्यूज़ को लेके काम कर रहा है। बहुत कामयाब नहीं है लेकिन यूरोप के जितने वो हैं मुल्क हैं उसमें हम देखें तो फ़िनलैंड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि छोटे-छोटे बच्चों से लेकर के एडल्ट एजुकेशन सेंटर तक वहाँ जा कर के लोगों को गाइड कर रहे हैं। स्कूलों पे, बस स्टॉप पे, यहीं हर लेवल के सोसाइटी के हर सेक्शन तक वो पहुँच रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि जब भी न्यूज़ आए तो उसको कैसे वेरीफ़ाई करें, जो भी बेसिक उनका वो है तरीका है। तो मुझे लगता है कि और नए मॉडल पे काम करना चाहिए और जो मॉडल सक्सेस है उसको अपनाना चाहिए। सर, हम देखते हैं जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है पॉलिटिकली देश में तो फेक न्यूज़ का रेट बहुत तेज़ी से हाई अप चला जाता है। तो इसके पीछे आपको क्या रीज़न लगता है कि जब भी कोई इलेक्शन या कोई भी पॉलिटिकल इंसेंटिव क्रिएट करना होता है कंट्री में, सडनली फेक न्यूज़ बहुत हाइप पे हो जाती हैं। तो इतने बड़े लेवल में उनको टैकल करना और ऐसा क्यों होता है उस पे? ये एक बहुत बड़ा रीज़न इसमें गूगल एसईओ है, क्योंकि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कोई चीज़ न्यूज़ में होती है, जैसे अभी हाल में महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, तो हमने, यानी हमारी जो टीम जो फैक्ट चेकिंग करती है उन्होंने नोटिस किया कि महाराष्ट्र इलेक्शन के अराउंड फेक न्यूज़ सडनली बहुत बढ़ गया। जो मराठी में फेक न्यूज़ आ रहा था और महाराष्ट्र से रिलेटेड फेक न्यूज़ था, तो उसका बहुत बड़ा एक कारण सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि महाराष्ट्र ट्रेंड कर रहा था गूगल में, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, तो महाराष्ट्र से जुड़ी और खासतौर पे पॉलिटिकल नैरेटिव से जुड़ी जो फेक न्यूज़ है वो भी साथ साथ ट्रेंड करने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा ये कि जब पॉलिटिकली क्रिटिकल टाइम्स है, यानी आपदा में अवसर, जो एक टैगलाइन दिया गया ना, तो कई लोग जानबूझकर फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान हम फेक न्यूज़ फैलाएं ताकि एक पार्टी का फायदा किया जाए या किसी एक पार्टी के नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाए। उसी तरह से कोरोना के दौरान अलग अलग किस्म की फेक न्यूज़ चली, क्योंकि एक तो कोरोना को लेकर वैसे ही अवेयरनेस कम थी, तो वो भी एक दौर चला था फेक न्यूज़ का। जैसा कि हम देख रहे हैं जो यूथ है कंट्री का प्रोमिनेंटली, और जिस तरीके से न्यूज़ आती हैं कि ग्रुप ऑफ बच्चों ने जो काफ़ी यंग होते हैं कुछ ऐसे एडवर्स एक्शन ले लेते हैं जो काफ़ी बुरे होते हैं। तो सर, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों पे पड़ रहा है एक रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ फेक न्यूज़ की वजह से, तो इससे हम कम्बैट कैसे कर सकते हैं? मैं कहता कि एक तो ये कि गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, ये जो लोग, और हाँ, कई बार हम भी, मैं ये ज़हन से निकल गई, कई बार हम भी एक तरह की खबर देखते हैं कि ट्विटर ओपन किए, फला जगह लिंचिंग हो गई, कल देखा सहारनपुर में लिंचिंग हो गई, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खुद न्यूज़ करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई बार होता है उसको ब्लॉक कर देते, कई सारे ऐसे, उसको कुछ दिन तक ब्लॉक कर दिया मैं, मुझे लगा बीमार हो जाऊँगा मैं। तो मुझे लगता है कि हर लेवल पे इस पे काम होना चाहिए। एक तो जो लोग इस पे लगे हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं, पहले तो मुझे लगता है उनके लिए ज़रूरत है। चूँकि वो जब बात करते हैं बैठ करके, चाय पे भी बात करेंगे, वही बात करेंगे, फिर लगेगा वो पीड़ित हैं। हालाँकि है नहीं ऐसा, कुछ घटनाएँ हो रही हैं, कुछ घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो जो लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, पहले तो उनके लिए भी होना चाहिए। फिर इस तरह की न्यूज़ जो लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी पॉज़िटिव न्यूज़ पे भी काम करना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल हम देंगे यहाँ पे, डीडब्ल्यू जो डॉयचे वेली जर्मनी का वो है, न्यूज़ चैनल है और इंडिया में भी कई भाषाओं में काम करता है। तो उसको मैं बारीकी से मैंने देखा कि छोटी-छोटी न्यूज़ जो पॉज़िटिव न्यूज़ होती है। जर्मनी में एक लड़की बैठी बस में और उसने देखा कि पर्स किसी सामने वाले का गिर गया। उस पर्स को उठाई, पुलिस स्टेशन ले गई और वो दे दिया। हमारे लिए कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन वो जर्मन लैंग्वेज में आई, अरबी में आई, हिंदी में, तमाम उसमें। मतलब वो देखिए क्या वो कहना चाह रहे हैं। यानी कि पॉज़िटिव है कि वहाँ बहुत ही आम वो है कि चोरी की कोई ऐसी घटना नहीं हो रही है। इंडिया में हम दिल्ली में रोज़ देखते हैं कोई अब्दुल्ला, किसी का अब्दुर्रहमान, कोई ठेले वाला, कोई कुंचे वाला,
रोज़ जो है इस तरह की घटना 4 लाख रुपया पाया, जाके पुलिस स्टेशन दे दिया, न्यूज़ नहीं बनी। हमने भी देखा, हमारे साथियों ने देखा, उन लोगों ने देखा जो लिंचिंग की खबर देख के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पॉज़िटिव न्यूज़ का भी जो है हमको उसको वायरल करना चाहिए, वो भी आएँ तो थोड़ा सर्वेलेंस होगा और वो जो एजेंडा उसके पीछे है कि ये लोग इस तरह के होते हैं, फलाँ लोग फलाँ तरह के होते हैं, इस तरह के काम है, मतलब यही होगा। तो वो कहीं न कहीं उसको काउंटर करने में ये अहम भूमिका होगी ऐसे न्यूज़ की, पॉज़िटिव न्यूज़। काफ़ी बेहतर टेक है दैट व्हाट वी कंज्यूम। तो एक डिफरेंट सेट ऑफ न्यूज़ भी आए जिससे लोगों का जो सेट नैरेटिव है और उनका जो एक साइकोलॉजी है वो चेंज हो न्यूज़ के लिए। और सिंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी जो बिकॉज लोगों का ट्रस्ट और एक जो पुराने टाइम से एक ट्रेडिशन चल रहा था न्यूज़ का, एक हम इनसाइड देख रहे हैं, हम एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देख रहे हैं उसमें। पीपल आर शिफ्टिंग टू द ऑनलाइन मीडियम्स एंड इंडिपेंडेंट मीडियाज। So, sir, how do you think media literacy and people changing from uh, central media to independent discourses will help combating fake news, or is it creating more approach to it? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी दिक्कत ये हो रही है कि लोग अपने बायस के मुताबिक अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज़ कर रहे हैं। अगर आप बीजेपी के पक्ष में हैं तो आप स्वराज्य, ऑप इंडिया और जो राइट विंग यूट्यूबर्स हैं उनका कंटेंट आप लेते हैं। अगर आप एंटी हैं तो आप ध्रुव राठी या आकाश बनर्जी का कंटेंट लेते हैं। तो एंड में लेकिन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी एक बेसिक मीडिया एथिक्स फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है कि आप फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग करें, एजेंडा बेस्ड ना करें। तभी मेरा ख्याल है एक किस्म की यानी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन ये भी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आने से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उन्हें लोगों के फीडबैक और लोगों की दे हैव टू एंगेज विद देयर ऑडियंस, वो बात उन्हें समझ में आई है। तो मेन स्ट्रीम जी मीडिया भी अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, तो वो ज़रूर एक फ़ायदा हुआ है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आने से। जी सर, और मेनली इसमें ऑडियंस की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी न्यूज़ को जब हम कंज्यूम करते हैं, तो उसमें फैक्ट चेकिंग और बाकी चीज़ों में एक आम इंसान क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी न्यूज़ को लेकर? हाँ, इससे पहले मैंने जैसे कहा कि बेसिक ट्रेनिंग हमारी होनी चाहिए कि जब न्यूज़ को कंज़्यूम कर रहे हैं हम, तो हम देखें कि किस तरह की न्यूज़ है और बेसिक ट्रेनिंग जब होती है तो हमको ये मालूम होगा कि न्यूज़ जो आ रही है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से ली जा रही है न्यूज़। कई बार होता है कि हमारे शहर की, हमारे घर के आस-पास की न्यूज़ है और नेशनल न्यूज़, नेशनल चैनल पे चीज़ें वायरल हो रही हैं। तो थोड़ी ज़हमत अगर हम करें, अपने ही शहर की न्यूज़ है, मेरे शहर की न्यूज़ है, मैं अगर पता करूँ, तो मालूम चल जाएगा वो फेक न्यूज़ है। तो शेयर करने से पहले, किसी चीज़ को रीट्वीट करने से पहले अगर थोड़ा उस पे उसको देख लें, उसको जान कि राहुल गांधी ने कहा, तो राहुल गांधी अगर कुछ कहे हैं तो उनके ट्विटर हैंडल पे होगा या आईएनसी की उस पे जाएँ हम, कांग्रेस की उस पे होगा। तो एक बार देख लें राहुल गांधी ने मुसलमानों को ये कह दिया या मायावती ने फला कह दिया, अक्सर चीज़ें इलेक्शन के वक़्त में वायरल होती है। एक सर्वे अभी रिसेंटली ये भी आया कि जो इंडिया में फेक न्यूज़ है, उसमें 50% 48 समथिंग है, ये पॉलिटिकल न्यूज़ होती है। यानी कि ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल एंगल से ज़्यादा फेक न्यूज़ें आ रही हैं। यानी कि इनका इन्वॉल्वमेंट किसका है, किस विचारधारा के लोगों का मालूम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर सर कोई आप इजी टूल या इजी सजेशन दे सकें जिससे जो भी कोई नॉर्मल इंसान अगर न्यूज़ को देख रहा है तो उसका कोई भी आसान तरीका जिससे हम डिटेक्ट कर सकें कि ये फेक है या ऑथेंटिक है? जैसे एक टूल तो जो बहुत यानी इजी टूल है जो हर कोई कर सकता है कि मान लीजिए आपके पास एक इमेज आती है, आप उस और आपको डाउट हो रहा है कि हो सकता है इमेज गलत हो, या आप आगे बढ़ाने से पहले आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि ये सही है नहीं है, तो उस इमेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसी स्क्रीनशॉट को आप गूगल लेंस, आपके मोबाइल पे ऐप होगा, उससे आप सर्च कर दीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि ये इमेज ओरिजिनली कहाँ से आई है। तो ये एक टूल हो गया। मान लीजिए वो इमेज वाला क्लेम नहीं है आपका और टेक्स्ट में क्लेम है कि एक बीच में आया था कि 80% ऑफ ऑल रेप्स आर कमिटेड बाय मुस्लिम्स। तो उसमें आप सिंपल अगर कोई भी गूगल कर लेता सिर्फ उस क्लेम को, तो एक अब जवाब आ जाता कि ऐसा यानी कोई भी रिलीजन बेस्ड क्राइम का डेटा मौजूद है ही नहीं, तो ये गलत है ये क्लेम। अभी एक अच्छी बात ये हुई है कि गूगल एआई ने इन चीज़ों के डायरेक्ट जवाब देने शुरू कर दिए हैं। तो अगर जैसे जो सेकंड वाले क्लेम की मैंने बात करी, अभी अगर इसको गूगल किया जाए तो गूगल एआई से खुद वो जवाब आ जाएगा कि ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं है। तो ये यानी तरकीबें हैं कि अब वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। वीडियो की जहाँ तक बात है तो वीडियो में भी जो हम पहला अप्रोच हमने किया था
गूगल लेंस में डाल के, तो वीडियो के भी एक पर्टिकुलर ग्रैब का आप स्क्रीन ग्रैब ले लीजिए और फिर वही प्रोसेस आप गूगल लेंस में डाल के सर्च कर दीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वो वीडियो पहले कहाँ यूज हुआ है। कई बार हमें जैसे साधुओं पर हमला हुआ, वो यानी कहा था कि बांग्लादेश में साधुओं पर हमला हुआ, जबकि वो पुराना इंसिडेंट निकला जिसका कोई कम्युनल एंगल ही नहीं था। वो यानी दोनों सेम समुदाय के लोगों में, और इंडिया में वो पूरा पालघर की जी। हाँ पालघर का जी। जो हादसा हुआ था, तो उसमें मुस्लिम का एंगल ही नहीं था। तो ये सारी चीजें बेसिक टूल्स से हम ये इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है कि कोई चीज फेक है या नहीं। तो ये हमारी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हम कंज्यूम करें उसे एक बार फैक्ट चेक। और सर आपको क्या लगता है फेक न्यूज़ की वजह से कितना पोलराइजेशन बढ़ा है इंडिया में, और एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जिस तरीके से इफ़ेक्ट हुई है उसमें क्या चेंजेस आए हैं फेक न्यूज़ की वजह से, और क्या आपको लगता है वो अभी भी इंसाइट होते ही जा रहा है, वो बढ़ रहा है, या उसमें कोई चेंज आया है, या फिर हम स्टेबिलिटी पे जा रहे हैं? देखिए समाज बढ़ गया, अगर हम देखें डायरेक्ट क्या असर पड़ा है, पूरा समाज धर्म के एंगल से बढ़ गया है। नफ़रत पहले भी थी, कम ज़्यादा थी, लेकिन अभी लगातार फेक न्यूज़ आ रही है। और वो जैसा अभी सर ने बताया कि एक न्यूज़ पे या एक स्टोरी पे काम लोग करते हैं, बताते हैं कि ये फेक है, उसको 10 वीडियोज़ या स्टोरीज़ फिर आ जाती है। तो एक पूरी टीम जो है, एक पूरे ग्रुप है, वो लगी, पूरी इंडस्ट्री कह सकते हैं, इस पे काम कर रही है, तो उसका असर तो होगा ही, ज़ाहिर है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए लोगों को भी काम करना चाहिए इस पे। और चूँकि देखें कि हिमाचल में और तमाम जगहों पे जो फेरी वाले हैं, जो वो हैं, तो पॉज़िटिव स्टोरीज़ अगर आएँगी, जैसे ओखला में हम लोग जहाँ रहते हैं, ओखला में दिल्ली में, वहाँ बहुत सारे हिंदू दुकानदार हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, जबकि उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस तरह की न्यूज़ आएँ कि भाई आपको कोई तकलीफ़ है इस तरह की। कई बार हमारे दोस्त हैं, उनको हमने शेयर किया कि जैसे कोई दुकानदार है, जा रहा है अगर हिमाचल में कुछ बेचने, तो कहते हैं कि देवभूमि है, हम नहीं करने देंगे। इसलिए कि मुस्लिम सारा उनका आईडी चेक करते हैं, आधार चेक करते हैं, वो बताते हैं मैं यूपी से हूँ, मैं बंगाल से हूँ, बिहार से हूँ, मालूम है वो इंडियन है, लेकिन चूँकि वहाँ गए और वहाँ पर वो कहते हैं देवभूमि, यहाँ किसी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं रहने देंगे, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है, हर एतबार से गलत है, मानवीय पहलू से भी गलत है, इथिकल उससे गलत है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे स्टोरीज़ हों तो हमको ऐसी भी स्टोरी गढ़नी चाहिए या बनानी चाहिए, जो है मौजूद है, गढ़नी मतलब नेगेटिव नहीं, बनानी चाहिए कि जहाँ पे मुस्लिम इलाकों में जो हिंदू रहते हैं और बहुत आराम से रह रहे हैं, पॉजिटिव स्टोरी लेकर के आएँ कि ऐसा नहीं है, पूरा समाज बटा हुआ है। तो लोग तो इस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा है पॉलिटिकली। जब समाज बट रहा है तो कुछ पार्टियों को समाज के बँटने से फ़ायदा है। समाज जितना बटा रहेगा, उनकी सत्ता बनी रहेगी। तो इसके लिए कुछ लोगों को, जो लोग चाहते हैं कि समाज बदले, एनजीओज़ हैं, मीडिया ट्रेनिंग सेंटर्स हैं तमाम, तो उनको चाहिए कि काम करें, स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग दें, चूँकि वही नई नस्ल हैं। उनके ज़हन में दिल्ली में अभी 12 साल का एक बच्चा जो है 35 साल के बच्चे को चाकू मारा, 3 दिन पहले ये घटना है। तो लोग कहाँ से नफ़रत इनके ज़हन में आ रही है, तो मीडिया के ज़रिए ही आ रही है। और अभी जैसा मैंने बताया कि 50% जो न्यूज़ है वो पॉलिटिकल उससे आ रही हैं, जो फेक न्यूज़ है, यानी कि पार्टियां उस पे लगी हुई हैं। तो और एक तो ये इसमें है कि जब फेक न्यूज़ जब आइडेंटिफाई हो जाती है फेक न्यूज़ है, तो उस पे काम नहीं होता है, किसने फैलाई, इस पे काम होना चाहिए। विपक्ष के जो लोग हैं, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, उस पे थोड़ा आगे बढ़ के, या ह्यूमन राइट्स जो एनजीओज़ हैं, उनको इस पे काम करना चाहिए कि जो फेक न्यूज़ हुई, अगर आइडेंटिफाई नहीं हुई तो दंगा हो जाता, दंगा होता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता। तो इस पे काम करते हुए उसको एक बड़े दायरे में, बड़े कैनवास में उसको देखना चाहिए। उस बड़ा अपराध है समाज में, जो है क्या कहते हैं कि अशांति फैलाने के लिए वो न्यूज़ लाई गई है। तो उस पे काम करें। जो न्यूज़ जो शुरू हुई, जिसने शेयर किया, पहले न्यूज़ बनी कहाँ से आई, उसके पीछे अगर जाया जाए तो एक बड़ा ग्रुप, एक समूह जो है पकड़ा जाएगा। उस पे मुझे लगता है काम नहीं हो रहा है, या मीडिया फ़ौरन कर देता है कि ये न्यूज़ फेक है, काम खत्म हो गया। लेकिन किसने लाया, जैसे बहुत सारा होता, बम ब्लास्ट हुआ, पकड़ा गए, 20 साल बाद बरी हो गए, तो खुशी मना के बरी हो गए। लेकिन वो बम ब्लास्ट जो हुआ था, जिसके आरोप पकड़े, वो किसने किया था, वो सवाल ख़त्म हो जाता है। तो यही मीडिया सवाल पैदा करता है, यही मीडिया सवाल को ख़त्म कर देता है। तो सवाल पैदा हुआ ख़त्म नहीं करने देना है, बल्कि उसके जड़ तक जाने के लिए लोगों को काम करना चाहिए कि वो न्यूज़ आई कहाँ से। अयोध्या में अभी पिछले साल जो चुनाव था, तो अयोध्या में हुआ कि मंदिर में, ये मस्जिद में जो है गाय का वो फेंक दिया गया, नंगा फैलाने के, पकड़ा गया। तो कोई मिश्रा जी थे, शर्मा जी थे, कहाँ गए अभी हम लोग को नहीं मालूम, कहाँ गए वो लोग। वो केस के बारे में क्या है, उन पे कौन सी धाराएं लगी, नहीं मालूम अभी, मतलब अभी क्या चल रहा है, अपडेट नहीं है। तो उस पर काम करना चाहिए, इस तरह की स्टोरीज़ पे भी काम करना चाहिए। जो लोग पकड़े गए, अभी जो कुंभ शुरू हुआ, उसमें एक लड़का था, वो नाबालिग लड़का है, उसने नासिर पठान के नाम से वो किया कि हम बम से उड़ा देंगे, पकड़ा गया, बोला कि बस मुझे उस पर बदला लेना था इसलिए किया। तो मुसलमान ही नाम क्यों यूज़ किया,
यानी कि लोगों का जहन को इस तरीके से नफरत भर दिया जी। इसमें असल में एक और चीज करनी चाहिए एज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की, फेक न्यूज का जमीन पर इम्पैक्ट क्या होता है उसको भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर उत्तराखंड के पुरोला इलाके में ये लव जिहाद की बात फैलाई गई कि कोई 3 लड़कों ने लड़की को छेड़ा, उसमें से एक लड़का मुसलमान था, बाकी 2 लड़के गैर मुस्लिम थे, लेकिन लव जिहाद का इसमें एंगल दिया गया और उससे फिर उस इलाके के जितने मुस्लिम शॉपकीपर थे सबको भगा दिया गया पुरोला से, यानी उनका पलायन हो गया वहां से। तो यानी फेक न्यूज का एक रियल लाइफ इम्पैक्ट होता है। हापुड़ में गौकशी की बात आई और लिंच कर दिया गया किसी को। तो ये फेक न्यूज के रियल लाइफ इम्पैक्ट होते हैं। इस इम्पैक्ट को भी डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है मीडिया हाउसेस के। जैसे कि आपने कहा कि एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन जो इम्पैक्ट होता है ग्राउंड रियलिटी से, सर ने कहा कि एक्चुअली में जहाँ इंसिडेंट हुआ है उसकी ग्राउंड रियलिटी काफ़ी डिफरेंट होती है जो प्रोजेक्ट की जाती है उससे, और उससे जो आम जनता है और जो सुन रहे हैं उन्हें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सर क्या गवर्नमेंट को इस तरफ कुछ इनिशिएट करना चाहिए या कोई स्ट्रिक्टर मेजर्स देने चाहिए जहाँ पॉलिटिकल चीज़ों की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन हो? तो ये गवर्नमेंट्स अपने तरफ से एंटी फेक न्यूज़ को लेकर थोड़े बहुत तो जागरूक हो रहे हैं। जैसे उड़ीसा पुलिस ने हमें ही वर्कशॉप के लिए बुलाया था जब पिछली सरकार थी उड़ीसा में, कि पुलिस को आप फेक न्यूज़ और उसके इम्पैक्ट पे और फेक न्यूज़ कैसे पकड़ना है उस पर आप वर्कशॉप दें। तो हमारे कलीग गए थे वहाँ पर। उसी तरह से कर्नाटक ने भी फैक्ट चेकर्स हायर कर रखे हैं कर्नाटक सरकार ने, और वो भी अब फेक न्यूज़ को काउंटर करने का काम कर रहे हैं। तो कई बार ये अच्छा काम करते भी हैं सरकारें कि इमीडिएटली वो पुलिस फिर स्टेटमेंट दे देती कि ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है ये गलत है, जब जो भी हुआ है वो ऐसा नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात इसमें ये है कि सरकारें एंड में अपने इंटरेस्ट को आगे रखती हैं, तो वो उनके खिलाफ चलाए जा रहे फेक न्यूज़ पर वो ज़्यादा उनका तवज्जो है कि हमारे लीडर के बारे में झूठ बोल दिया या हमारे चीफ मिनिस्टर के बारे में झूठ बोल दिया, तो वो ज़्यादा उनका अटेंशन उस पर। मैं ये नहीं कह रहा कि उस चीज़ पे ना करेगा, गलत बात सीएम या किसी लीडर या किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में फैलाई जा रही है उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर किस्म के फेक न्यूज़ को फिर काउंटर करना चाहिए, चाहे वो आपके नैरेटिव के अगेंस्ट क्यों ना जाए। तो सरकारों की तरफ से अवेयरनेस बढ़ी है फेक न्यूज़ को लेकर, लेकिन अब भी उसको और ज़्यादा ईमानदारी से करना बहुत कॉमन इंटरेस्ट में आए पॉलिटिकल उसके अलावा। और सर जैसा मेरा एक क्वेश्चन था कि हम देखते हैं जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडियाज़ हैं या फिर जो इवन इंडिपेंडेंट मीडियाज़ हैं, does they prioritize the spicy news, the one that brings TRP to it, the one people would want to watch, and because of that the authentic and real news kind of lack? So how do we combat this gap? Because as an audience too it's very hard to project them or make just encourage the interest of them, the audience. काउंटर करने का एक तो मीडिया हाउसेस की तरफ से और एक ऑडियंस की तरफ से ये तरीका है। जैसे अगर एक बात तो है कि सेंसेशनल न्यूज़ क्यों चलती है, क्योंकि वो लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेती है। अब आजकल रील का ज़माना है, लोग एकदम से रील और इंस्टा स्टोरीज में उनका 5 सेकंड का अटेंशन स्पैन है। तो वैसे में एक मीडिया हाउस को ऑथेंटिक न्यूज़ को भी एक थोड़ा सा अटेंशन ग्रैबिंग तरह से पेश करना चाहिए। तो उसका एक मेरे ख्याल से सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप विजुअली अपनी स्टोरी को जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सके। जैसे अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, दिल्ली में एक बहुत बड़ा लैंडफिल है भलसवा के इलाके में। तो वो एक रिपोर्टर है, वो लैंडफिल में जो कूड़े का ढेर है उसके ऊपर खड़ी हो गई है और दिखा रही है यहाँ की, देखिए इतना सारे कूड़े के बीच में मैं इतनी छोटी लग रही हूँ। तो वो इंसान 1 सेकंड के लिए भी देख लेता है ना, अटेंशन उसका रह जाता है। और फिर उसने यूज़ किया कि किस तरह से वेस्ट डिस्पोजल और गार्बेज डिस्पोजल बहुत बड़ा मसला है और इससे बीमारियां किस तरह फैल रही हैं। तो ये मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब लगी कि आपने अटेंशन भी ले लिया और लेकिन आपने कहीं पे भी एडिटोरियल और सीरियसनेस पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इस तरीके से मीडिया हाउसेस अडेप्ट कर सकते हैं नए तरीकों को इख्तियार करके। ऑल्सो सर जैसा कि हम देखते हैं कि इवन जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, जब ऑथेंटिक चीज़ें डिलीवर होती हैं तो वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है वो शो। सो इन योर पर्सनल केसेस ऑल्सो हाउ डू यू टैकल व्हेन देयर इज सम पॉलिटिकल सेंसिटिव न्यूज़ आर देयर? सो लाइक इज इट, do you feel pressure or is there any modified pressure when reporting such issues?
मतलब सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ हाँ, बहुत सारे ऐसा खबर जैसे यहाँ पे गोरखपुर में एक स्टोरी मैंने किया कि वहाँ पे कुछ मुस्लिम घर थे, उनको घर को वो खाली करने की नोटिस दी गई। नोटिस दी गई जो प्रोसेस था वो बिल्कुल गैर सरकारी वो था तरीका था, सादे कागज़ पे उनसे साइन ले रहे थे। तो कोई स्टोरी वहाँ नहीं कर रहा था, बहुत दिन से कई दिन 8-10 दिन से वायरल हो रहा था। 19 परिवार 19 फैमिलीज़ वहाँ थी, उनसे कहा जा रहा था मंदिर को खाली कर दीजिए। वो लोग 150 साल से वहाँ रहते हैं और उन्हीं के पूर्वज एंसेस्टर जो थे वो मंदिर के लिए ज़मीन दिए थे। लेकिन मंदिर का दायरा काफ़ी बड़ा, तो उनको कहा जा रहा था कि आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आप जी छोड़ दीजिए। कोई स्टोरी नहीं कर रहा था। फिर उनके घर वाले बहुत दूर से मुझको पता चला तो मैं स्टोरी किया। तो जब डीएम से बात किया, चूँकि न्यूज़ का एक तरीका है कि जितने भी पक्ष होते हैं हम सबसे बात करते हैं। अचानक नहीं खबर मालूम चली और हम उसको डाल दिए। ये एथिकली सही नहीं है। तो जब लोगों से पूछा मैं क्या मामला वाक़ई में ऐसा है? लोगों ने कहा हाँ है। तो सादे कागज़ पे साइन करा रहे हैं, लेकिन जो साइन करा रहे हैं वो लोग सरकारी ही लोग हैं। अनऑफ़िशियल तरीके से वो घर खाली कराने की वो कर रहे हैं, कोई मुआवज़ा नहीं देने की बात कर रहे हैं। तो जब डीएम से मैंने पूछा तो डीएम ने कहा कि हाँ, वो लोग अपनी इच्छा से खाली कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया वो जो प्रोसेस है वो गलत तरीके से करा रहे हैं, सरकार करा रही है। लेकिन फिर पूछा उन्हें नाम क्या है? तो नाम बताया मोहम्मद ज़मान शाही नाम है। कहा अच्छा मुसलमान हो, तो उनको एनएसए लगा देंगे। यानी कि हम अपना काम कर रहे हैं, एक स्टोरी कर रहे हैं, उस पे एक दबाव इस तरह का। इसी तरीके से यहाँ पे त्रिपुरा में ये हुआ कि वहाँ पे कम्युनल वायलेंस है और मस्जिद जला दी गई है। तो वहाँ पुलिस ने कहा कि मस्जिद नहीं जलाई गई है। तो हम त्रिपुरा गए वहाँ पे, वहाँ देखा कि मस्जिद जलाई गई है। अब वहाँ पे बहुत गरीब मुसलमान हैं, तो वहाँ पे टीन का शेड ऐसे लगा करके ऐसे मस्जिद बना दी है। तो बाकायदा जो मस्जिद हम कहते हैं, जो हमारे ज़हन में आता है कि मीनार होगी, ये होगी, बहुत गरीब लोग, घर नहीं है उनके पास, तो मस्जिद कहाँ आलीशान बनाएँगे? तो टीन का, तो पुलिस अपने हिसाब से कह रही थी कि भई मस्जिद नहीं जलाई गई है, उस तरह से कोई मस्जिद नहीं थी। तो वहाँ जाके स्टोरी जब की तो वहाँ पे दबाव पड़ा सरकार पे, फिर बीबीसी ने न्यूज़ उठाया उसको। तो जो लोग वहाँ पे स्टोरी कर रहे थे, तो उस वक़्त हम बचे थे, तो मुझे उठा के ले गए थाने में, बंद कर दिए। तो शाम तक फिर उसके बाद दबाव पड़ा, दिल्ली से प्रेस क्लब के लोग गए, तमाम हो गया। तो दबाव अक्सर पड़ता है। अभी भी बहुत सारी न्यूज़ है हमारी, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, यूपी से, तो हमारे पड़ोसी हैं मुख्यमंत्री वहाँ के। बहुत सारी खबर हमारे पास आती है, लेकिन हम उसको नहीं कर पाते दबाव पे, चूँकि हम भी जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं वहाँ पे होता है कि अगर स्टोरी इस तरह की करेंगे तो कुछ होगी, परेशान किए जाएँगे लोग। तो दबाव तो है, हर तरह का दबाव है, लेकिन उसी बीच में ज़ाहिर है कि ये स्टोरी है, न्यूज़ है तो काम करना है, खबर है तो उसको लाके काम करना है। हम देखते हैं जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया में, और जिस तरीके की ब्रुटैलिटी वहाँ पे अभी भी कंटिन्यू है, एंड इट्स बीन मंथ्स, और कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है। हमें अगर वहाँ से न्यूज़ मिलती है तो इंटरनेशनल मीडियम के थ्रू हमें वहाँ के बारे में पता चलता है। तो सर वो गैप अभी तक क्यों है? हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को कवर क्यों नहीं कर रही है? जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी स्टोरी जो पिछले 1.5-2 साल में रही है वो मणिपुर की हिंसा है। अब मणिपुर की हिंसा इसलिए भी नहीं कवर कर रहे हैं कि पहली बात तो चलो उनका जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो सरकार को एक बैड लाइट में नहीं दिखाना चाहते, एक वो मसला है। दूसरा ये मसला है कि वहां पर रिपोर्ट करना, तो रिपोर्ट करने के लिए एक जर्नलिस्टिक मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप कुछ इलाके जो हैं वो एक मिलिशिया के अंडर आते हैं, उनके पूरी तरह उनके कंट्रोल में। कुछ इलाके बिल्कुल ही जो दूसरी कम्युनिटी है उनके आर्म्ड मिलिशिया के कंट्रोल में है। तो अगर आपको पूरी स्टोरी दिखानी है तो आपको दोनों तरफ जाना पड़ेगा। वो मेहनत कई लोग नहीं करना चाहते। तो अच्छी स्टोरीज वही आई हैं वहां से जो जिन्होंने दोनों पहलू दिखाए हैं, दोनों तरफ का वायलेंस दिखाया है, वायलेंस से जो लोग अफेक्टेड हैं उनको दिखाया है। तो वो अच्छी स्टोरीज वही रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेजोरिटी काफी सारे जो मेन स्ट्रीम खासतौर पे टीवी मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उनमें वो मेजोरिटी है नहीं। अच्छा, तो सर जैसे अगर एक आम इंसान जो जानना चाहता है कि उसके देश में कहाँ और क्या क्या हो रहा है, तो वो अपने लेवल पे क्या कर सकता है? अब अब देखिए वो जहाँ तक आप, फिर भी न्यूज़पेपर्स में फिर भी फेक न्यूज़ का दबदबा थोड़ा कम है। तो अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं या हिंदू पढ़ रहे हैं, अभी भी एक एक फेक न्यूज़ इन 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 न्यूज़पेपर्स में कुछ हद तक कम ज़रूर आती है। न्यूज़ वेबसाइट्स हैं और फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑल्ट न्यूज़ है, क्विंट का फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म है, बूम लाइव है। तो ये तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको ट्रैक करना चाहिए। कम्युनल वायलेंस के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो मकतूब, इंडिया टुमारो, ये सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कम्युनल वायलेंस को ट्रैक करने के लिए इन वेबसाइट्स पर यानी जाया जा सकता है।
तो ये आप एक और ग्राउंड की ये परखना चाहिए कि ग्राउंड से कौन रिपोर्ट कर रहा है, ग्राउंड की वॉइसेस किनके रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा आ रही है और अपना ओपिनियन कौन लोग कम डाल रहे हैं अपने रिपोर्टाज में, तो वैसे मीडिया हाउसेस को प्रमोट करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। सो एज अ कंज्यूमर हमें ट्रेडिशनल मीडिया और जो इंडिपेंडेंट मीडिया वर्क कर रहे हैं उनकी तरफ जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। सर, हम ऑफन देखते हैं कि गवर्नमेंट अक्यूज़ कर रही होती है मीडिया को मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, वहीं मीडिया गवर्नमेंट को अक्यूज़ कर रही होती है फॉर सप्रेसिंग फैक्ट्स। सो सर, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन इन बिटवीन? अभी हम 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था अभी कि मीडिया को लेकर के अमित शाह जी का 3 महीने पहले भी संसद में उनका भाषण था और उसकी मेन जो लाइन थी वो ये कि वो बहुत दुखी हैं, वैसा ये कह रहे हैं कोट एंड कोट, बहुत दुखी हैं कि भारत में फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है और उसको लेकर के वो चाहते हैं कि वो उस पर कानून बनाएं, क्योंकि बहुत सारा जो AI है तमाम इस तरह की चीज़ें आ रही, तो कोई ऐसा कानून, सख्त कानून नहीं बन पाया है इस पर रोक लगाई जा सके। तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और इन्फॉर्मेशन और जो वो मिनिस्ट्री के जिम्मेदार हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनको उन्होंने हिदायत दी है। उन्होंने फिर दोबारा फिर संसद में खड़े होकर कहे कि मैं बहुत चिंतित हूँ, वो भी चिंतित है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे, इसी भी 2 महीने पहले जब संसद में उन्होंने कहा कि हम लोग इस पे कानून बनाना चाहते हैं, तो सरकार तो बहुत वो है। हालांकि एक सर्वे ये भी बताता है कि जितने भी फेक न्यूज़ आ रही है जो पॉलिटिकल वो है, उसमें से 49% उन्हीं पार्टी की है जिनको सबसे ज़्यादा चिंता है फेक न्यूज़ की। तो उनका भी एक वो प्लेटफॉर्म है जो फेक न्यूज़ पे काम कर रहा है। तो तमाम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि सर, हम बार बार ये सुनते हैं कि सरकार भी काफ़ी चिंतित है इसको लेके और मीडिया हाउसेस भी काफ़ी चिंतित है, तो एक आम इंसान कहाँ लाइन ड्रॉ करे? बिल्कुल, एक नागरिक के रूप में मुझे लगता है, एक नागरिक के रूप में हमको देखना चाहिए कोई भी किसी पार्टी या किसी उससे हट के कि कौन सा ऐसा विचार है या कौन सी ऐसी कहते हैं कि न्यूज़ का जो वो है ओरिएंटेशन है न्यूज़ पोर्टल का या मेन स्ट्रीम मीडिया का, जो देश के हित में है ना। अभी इससे पहले तक NDTV के बारे में कुछ महीनों पहले या सालों पहले कहते थे सारे लोग कि आम जन के मुद्दे को लेके आ रहे हैं, लेकिन कल का मैं देख रहा था एक वीडियो NDTV पे कोई साहब थे बना रहे थे कि ख़त्म हो गया हमास का आतंक। तो अभी इससे पहले 1.5 साल पहले तक न्यूज़ एजेंसीज लिखती थी हमास लड़ाके, चूँकि एक अपनी उसके लिए लड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही लिखा जाता हमास लड़ाके। अचानक जो है 1.5 साल पहले न्यूज़ एजेंसीज लिखना शुरू किया हमास आतंकी, तो सारे न्यूज़ पोर्टल उसको शुरू कर दिए लिखना हमास आतंकी। तो एक नैरेटिव, एक शब्द चेंज किया, नैरेटिव चेंज हो गया। जो लोग लड़ाके कहते थे वो तो कल की बात बता रहा हूँ कि कल वो कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया हमास का आतंक। तो आतंक कहाँ से बीच में आ गया? लड़ाई चल रही थी अपने उसके लिए और फिर वो लोग समझौता हुआ, तो दुनिया भर उतनी बात हो रही है, आतंक अचानक आ गया। तो वही NDTV जो है जो उसके लिए जाना जाता था कि बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग करता है, अचानक फिर नैरेटिव चलाने लगे। तो ये है कि खुद नागरिक के रूप में हमको अपनी भूमिका तय करने को कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा चैनल है जो खबर दे रहा है जो देश के हित में है और उसको प्रमोट भी करना चाहिए। कई बार असल में नागरिक को भी जर्नलिस्ट बन जाना पड़ता है। जैसे सर ने हमास का जिक्र किया, गजा का जिक्र किया, तो अब गजा में क्या हुआ? जब जर्नलिस्टों को का कत्लेआम किया गया तो आम फलस्तीनी जर्नलिस्ट बन गया, आपने कैमरा फोन लेकर सारे जो कत्लेआम हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट करके दुनिया में दिखा रहा है। तो जब आपके BBC झूठ फैला रहा था गजा के बारे में, गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, तमाम जो जिनका नाम बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता है इंटरनेशनल मीडिया में, वो सब झूठ फैला रहे थे। तो आम फलस्तीनी ने उनको काउंटर किया, टिकटॉक पे वीडियोस डाल दिए, इंस्टाग्राम पर वीडियोस डाल दिए। इंस्टाग्राम पे भी सेंसर हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अलग अलग तरीके से वीडियोस डालने की कोशिश की। तो वो आम इंसान फिर जर्नलिस्ट बन गया उस पूरे सूरत हाल में। और अगर उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज ये नैरेटिव चल रहा होता कि ये तो पूरा वॉर ऑन टेरर ही चल रहा था। इनकी हिम्मत की वजह से, इनके जो आम फलस्तीनी के जर्नलिज्म की वजह से आज हमें हकीकत पता है वहाँ पर जो हुआ है उसके बारे में। Definitely, desperate times needs desperate measures. Also, do you think how much influence of corporate sponsors or the advertising committee has on news context? Like, do they ever push their narrative to misinformation? हाँ बिल्कुल, इसको बहुत सारी रिपोर्ट इस पे है कि कॉर्पोरेट जो है अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं मीडिया चैनल्स का। यही वजह है कि मीडिया चैनल्स पे तमाम खबरें तो आती हैं कि कौन कहाँ गया, किस मंदिर में कौन गया, जबकि आम जनता से इससे मतलब नहीं है। जाते रहे मंदिर, बहुत लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, लेकिन वो खबर को प्राथमिकता या प्रायोरिटी नहीं मिलती है कि एक माँ अपनी गोद में बच्ची को लेके मर गई
और बच्ची मर गई और बच्ची भात भात कह रही थी, उसको भोजन नहीं मिल पाया था जो वहाँ सरकारी अनाज मिलता है। तो ये वही कॉर्पोरेट मीडिया है, इसीलिए वो तय करता है कि हम किस खबर को स्पेस दें, क्योंकि वो खबर स्पेस अगर मिलता है तो सरकार कटघरे में आएगी और सरकार के साथ जो गठजोड़ है कॉर्पोरेट्स का, उस गठजोड़ पे वो असर पड़ेगा। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसी न्यूज़ आए जो उनकी सरकारों के साथ जिनके अच्छे संबंध हैं वो कटघरे में खड़ी हो। तो इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए अल्टरनेटिव मीडिया का वो खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जैसे द प्रिंट है, वायर है, तमाम इस तरह के पोर्टल। ऑल्सो सर, जैसे जो रिसेंट मीडिया ट्रायल्स होते हैं, वेदर इट्स अ सेलिब्रिटी केस और एनी मेन स्ट्रीम केसेस जहाँ पे मीडिया ही कवर करता है एंड देन इट लीड्स टू वेरी एडवर्स इफेक्ट, सो हाउ डू यू जस्टिफाई सच रिपोर्टिंग? यू कैन नॉट जस्टिफाई सच रिपोर्टिंग। जैसे मिसाल के तौर पे जो सुशांत राजपूत के केस में जिस किस्म की वाहियात रिपोर्टिंग की गई, यानी वो ये टीवी सीरियल से ज़्यादा ड्रामेटाइज कर दिया था। तो ये कतई भी किसी भी जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे ये। पर वैसे में दिस मीडिया हाउसेज इनको अकाउंटेबल रखना बहुत ज़रूरी है, या तो सरकार के जरिए हो या ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के जरिए हो, पर इन पर कोई ना कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं होती है अफसोस की बात है। सर ऑल्सो डू यू थिंक कि मीडिया हाउसेस और जर्नलिस्ट पर्सन को there should be some stricter measures or stricter penalties should be done even if they share the misinformation or fake news unintentionally? ऐसी बॉडी तो हैं बहुत सारी, लेकिन ये है कि काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही हैं वो किस दबाव में है नहीं मालूम। तो हालांकि और भी इस तरह की बॉडी की ज़रूरत है जो इन पे लगाम लगा सकें, इनको वो कर सकें। हर दिन जो डिबेट हो रही है प्राइम टाइम में, उसकी जो हेडलाइन होती है वो किसी न किसी कम्युनिटी को, किसी धर्म को, किसी अलग उसको लोग टारगेट करती हुई, और वो एजेंडा एक नैरेटिव सेट करते हैं, ये घुसपैठी है, ये फला। तो है ना, मीडिया अभी उस पर पहुंच गया, कुछ शब्द ऐसे गढ़ लिया है मीडिया भारत का कि जब घुसपैठिए कहिए तो बच्चा बता देगा कि किसको कह रहे हैं, जब कहेंगे पत्थरबाज तो किसको कह रहे हैं मालूम। इतनी बार ये वर्ड बोला गया है और सेट कर दिया गया नैरेटिव। तो मुझे लगता है कि उसको लेकर के बहुत संजीदगी से काम करना होगा। So we have seen claims where voters have got very influenced through fake news, even in the recent election of US and India. So how should we handle such situation as a media person? अब देखिए, फेक न्यूज़ को काउंटर करने के दो ही तरीके हैं। एक तो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डाली जाए, और दूसरा जैसे सर कह रहे थे पॉजिटिव न्यूज़, और जो फेक न्यूज़ के पीछे जो एजेंडा है उसको चैलेंज करने वाला जो न्यूज़ है वो पेश किया जाए। तो ये दो तरीके हैं जिससे काउंटर किया जा सकता है। लेकिन अब पॉलिटिकल आउटकम्स डिसाइड करना एक मीडिया हाउस की जिम्मेदारी नहीं है। कोई जनता अगर फेक न्यूज़ पढ़ के एक तरफ वोट दे रही है, बियॉन्ड द पॉइंट हम उसको नहीं रोक सकते, और रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी है, हाँ ये फेक न्यूज़ है, हम फैक्ट आपके सामने डालेंगे, इस फेक न्यूज़ के पीछे ये मकसद है, हम उसको एक्सपोज करेंगे। अब उसके बाद भी अगर जनता जाके उसी पार्टी को वोट देती है, उसमें हमारी इट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Okay, so sir, any measures that you think the government should take in future for the same? गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, जो अभी ऐसा नहीं लगता ये गवर्नमेंट सीरियसली लेगी। गंभीरता से लेते हुए इसको, इस पर मतलब ईमानदारी से काम करे फेक न्यूज़, क्योंकि ये बहुत ही, जैसा हमने शुरू में कहा कि एक महामारी का शक्ल ले चुका है, अख्तियार कर लिया। तो इसको गवर्नमेंट को बहुत सारी ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जो फेक न्यूज़ को काउंटर करे, और जो लोग इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कुछ ऐसा तरीका बनाए। So last but not the least, we have seen in the trivial times like COVID pandemic and how fake news has put fire on the fuel, like a lot of things like Patanjali and its medicine and a lot of news that was circulating at those time. So like how do you think, sir, how dangerous fake news can be in such adverse timing? एक बार सर्वे देख रहा था, उसमें ये डेटा बताया कि 18% ऑफ ऑल फेक न्यूज़ ड्यूरिंग कोविड केम फ्रॉम इंडिया। तो और वो भी दो अलग किस्म की फेक न्यूज़ चल रहे थे। एक वो फेक न्यूज़ था जो कोविड के की आड़ में चलाया जा रहा था, जैसे जो पूरा तबलीगी जमात के खिलाफ वो कोरोना जिहाद का जो घटना नैरेटिव फैलाया गया वो। दूसरा ही कोविड के बारे में, यानी जो कोविड का हेल्थ इम्पैक्ट और कोविड के कॉजेज के बारे में झूठ फैलाया जा रहा था। जैसे एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड था कि आप बाजार का चिकन ना खाएं, प्रिफर वेजिटेरियन फूड, ऐसे करके। देयर वाज कोई साइंटिफिक बेसिस ही नहीं था उस चीज़ का। वो तो कोविड के बारे में साइंटिफिक झूठ फैलाना,
वो एक दूसरे टाइप का फेक न्यूज़ कोविड के दौरान चलाया गया था। और ये ज़ाहिर है इंडिया में सबसे ज़्यादा था, क्योंकि इंडिया में एक तो ये पॉप हेल्थ एडवाइस देने भी लोगों को बहुत पसंद है कि आप ये खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, वो खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो ये इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल जाती हैं और चली भी कोविड के दौरान। यानी ऐसे खराब वक्त में बहुत ज़रूरत है कि अथॉरिटीज़, चाहे वो सीनियर डॉक्टर्स हों या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हों, वो इमीडिएटली ऐसे न्यूज़ को काउंटर करें, कि ताकि ये ऐसे झूठ ना फैलाया जाए। Thank you so much, Sir Aditya Menon sir and Masih Azama Ansari sir. It was a delightful session, a brainstorming one, I might add. And I personally got to know a lot, and especially how dangerous fake news can be, whether it's in time of adversities like COVID pandemic or day-to-day polarization. So this was our discussion on fake news, its combat and its impact on the society, and how we can conquer it. Thank you so much for joining us. Your views and your likes are more than appreciated.